प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि बीजीय व्यंजकों में जो चर राशियां दी गई जाती हैं उनका मान रखे किस तरह से उस पूरे बीजीय व्यंजक को हल किया जाता है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों के प्रयोग से हम सूत्र किस प्रकार बना सकते हैं और नियम किस प्रकार बना सकते हैं। जैसे हम देख चुके हैं पहले भी कि जो हमारे सूत्र होते हैं कई, उनमें हम जो हमको ज्ञात करना होता है उनमें कई राशियां दी गई होती हैं, उनको हम बीजीय व्यंजक के रूप में मान लेते हैं और उनसे सूत्र बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आयत की लंबाई को अगर हम L से लिखेंगे और चौड़ाई को अगर हम लिखेंगे B से, तो जो उसका क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र हम जानते हैं। हिंदी में जब लिखते हैं तो लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन जब हम उसको प्रतीक के रूप में लिखेंगे अर्थात बीजीय व्यंजक के रूप में लिखेंगे तो लिख देंगे L गुणा B अर्थात LB। ये हो गया एक बीजीय व्यंजक। इसी तरह से हम किसी भी आकृति के परिमाप को भी लिख सकते हैं। जैसे आयत का ही परिमाप हम जानते हैं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब लंबाई को हमने L माना है, चौड़ाई को हमने B माना है। आप इसकी जगह कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमने माना है उनके अंग्रेजी के अक्षरों के अनुसार, क्योंकि लंबाई को हम बोलते हैं लेंथ और चौड़ाई को बोलते हैं हम ब्रेथ। तो इस तरह से हमने लंबाई को L लिखा है और चौड़ाई को लिखा है B। तो परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा उसका बीजीय व्यंजक के रूप में, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा ब्रैकेट में L प्लस B। तो यहाँ पर हम L और B का मान रखेंगे और उससे हमें परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो अभी हम पहले जब हम पढ़ेंगे तो इसमें कुछ परिमाप के सूत्र पढ़ेंगे, उनको बीजीय व्यंजक के रूप में लिखेंगे और उनसे हम कई उदाहरण हल करेंगे। उसके बाद हम क्षेत्रफल के सूत्र लिखेंगे और उन पर कई उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम कुछ परिमाप के सूत्र बनाएंगे। जैसे हमने पढ़ा है समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है, उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो देखिए, इसका परिमाप जब हम ज्ञात करते हैं तो क्या लिखते हैं हम सूत्र में, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्योंकि उसमें तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती है इसलिए अपन लिखते हैं 3 गुणा भुजा की लंबाई या भुजा की माप जो भी हमको दी गई होती है। अब मान लो भुजा की माप को हम लिख रहे हैं L से। यहां भुजा बराबर अगर हमने ले लिया उसका प्रतीक L, तो परिमाप क्या हो जाएगा 3 गुणा L अर्थात 3L। और जब 3L हो जाएगा तो उसको हम कुछ सवाल करके हल भी कर सकते हैं। बराबर लिख दिया हमने 3L। अब यदि हमको L का मान दे रखा है, कोई समबाहु त्रिभुज है और उसकी प्रत्येक भुजा है 4 सेमी लंबाई की, तो L का मान कितना हो गया 4। तो जो हमारा परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा 3 गुणा 4 बराबर 12 सेंटीमीटर। अभी पिछले सेशन में आपने देखा होगा हमने बीजीय व्यंजक किए थे हल, उसमें हमको मान ही ज्ञात करना था रख के x, y, z या a, b, c का। तो ऐसे ही यहाँ पर भुजा हमको अगर दी हुई है L बराबर 4 सेमी, तो हम डायरेक्ट ये सूत्र लगा सकते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3L और 3 गुणा 4 बराबर 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार देखिए एक और हम करते हैं वर्ग का परिमाप। अब वर्ग की परिभाषा आप सबको ध्यान होगी। वर्ग अर्थात ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है और प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का, उसको हम बोलते हैं वर्ग। तो जब वर्ग का परिमाप करेंगे तो उसका परिमाप का सूत्र आप सबको ध्यान है होता है 4 गुणा भुजा की लंबाई या माप। मान लो भुजा की माप हमने वही यहाँ पर भुजा को किससे लिखा है, एल से लिखा है,
तो हमारा हो जाएगा सूत्र 4 गुणा L, और 4 गुणा L का मतलब होता है 4L, अर्थात हम 4 को गुणा करेंगे L से तो प्राप्त हो जाएगा हमें वर्ग का परिमाप। तो डायरेक्ट हम मान लीजिए एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई हमको दी गई है L बराबर 6.5 सेमी, तो उसका परिमाप जब हम ज्ञात करेंगे तो सूत्र हमने लगा दिया 4L, अर्थात 4 गुणा 6.5। तो अब 4 को हम गुणा करेंगे 6.5 से, तो देखिए 4 पंजे 20 की 0 यहाँ पर और हासिल लगेगी 2, 4 छिक्के 24 और 2 26.0। अब 26.0 का मतलब होता है 26, क्योंकि दशमलव के बाद में अगर 0 आता है तो उसको हम हटा देते हैं। तो इस तरह से ये प्राप्त हो गया 26 सेंटीमीटर। अब आयत है, आयत अर्थात जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। अब आयत के परिमाप का सूत्र कौन बता सकता है आप सब में से? हाथ खड़ा कीजिए जो जो बता सकते हैं आयत के परिमाप का सूत्र। अच्छा, सब जने बता सकते हैं, ठीक है, चलो आप बताओ। हाँ, थोड़ा तेज बोलो, शाबाश, बिल्कुल। तो आयत का परिमाप का सूत्र देखो, इसने बिल्कुल सही बोला है, 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यदि हम लंबाई को L से लिखें, कि लंबाई को हम किससे लिख रहे हैं, L से, और चौड़ाई को लिख रहे हैं हम B से, तो लंबाई L और चौड़ाई बराबर B, तो जो हमारा परिमाप है वो क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणा L प्लस B। तो एक तरह से ये बन गया, देखिए हमारा बीजीय व्यंजक। एक्स वाई की जगह हम कुछ भी मान सकते हैं, ए से लेकर जेड तक, या कै ख ग भी आप मान सकते हो। यहाँ पर लंबाई को अगर आप ले लिख रहे हो, चौड़ाई को च लिख रहे हो, तो आप यहाँ पर 2 ले प्लस च भी कर सकते हो, या कै प्लस ख भी कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। बस आपको क्या बनाना है, बीजीय व्यंजक के रूप में सूत्र को लिखना है। तो ये हो गया हमारा सूत्र 2 गुणा L प्लस B। अब मान लीजिए हमको दे रखा है कि यहाँ L बराबर 4 सेमी और B अर्थात चौड़ाई बराबर है 2.5 सेमी। तो इस तरह से देखिए आप, तो आयत का परिमाप L की जगह रख देंगे 4, B की जगह रख देंगे 2.5, तो 2 गुणा 4 प्लस 2.5। अब 2 4 में जोड़ देंगे 2.5, तो 4 और 2.5 हो जाएगा 6.5। तो जब हम 2 को गुणा करेंगे 6.5 से, ध्यान दीजिए, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 पंजे 10 की 0, हासिल लगी 1, 2 छिक्के 12 और 1 13, तो 13.0, अर्थात हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आयत का परिमाप हम बीजीय व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणा L प्लस B, अर्थात 2 ब्रैकेट में L प्लस B, फिर मान रख के जो भी हमको मान दिए गए हैं उनको रख के हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने समबाहु त्रिभुज का सूत्र बनाया, वर्ग का सूत्र बनाया, आयत का परिमाप का सूत्र बनाया। ऐसे ही मान लो आपको बनाना है कि एक समपंचभुज है, उसका परिमाप ज्ञात करना है आपको। अब समपंचभुज में ध्यान दीजिए, समपंचभुज अर्थात कितनी भुजाएं होंगी, उसमें 5 भुजाएं होंगी, और सम लगा हुआ है तो अर्थात उसकी सारी भुजाएं क्या है, समान है। ध्यान रखना है, समपंचभुज का परिमाप अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 5 गुणा भुजा की लंबाई, और जो 5 गुणा भुजा की लंबाई होगा वो कैसे लिखेंगे हम, भुजा की लंबाई को हमने किससे लिखा है,
एल से। तो समपंचभुज का परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, 5 गुणा एल या 5L। अगर आप भुजा की लंबाई को लिखते हो और कुछ अक्षर से, मान लो आपने P से लिख दिया, तो हो जाएगा 5P। जो भी आप उसकी लंबाई के लिए या भुजा के लिए प्रतीक में ले रहे हो वही आपको उससे गुणा करना है। तो कोई सा भी बहुभुज आ जाए, अगर सम बहुभुज है वो, उसका आपको परिमाप ज्ञात करना है, तो आप उसकी जो भुजा की लंबाई है उसको आप भुजाओं की संख्या से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो क्या सूत्र बन गया हमारा, साधारण सूत्र बन गया समबाहुभुज के परिमाप का n गुणा भुजा की लंबाई। लेकिन वो समबाहुभुज होना चाहिए, आयत समबाहुभुज नहीं है, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो आपको बैठ गई बात समझ में कि समबाहुभुज का परिमाप अगर हमको ज्ञात करना है तो क्या सूत्र लगाएंगे, n गुणा भुजा की लंबाई। देखिए मैं यहाँ लिख भी देता हूं कि समबाहुभुज का परिमाप बहुभुज का परिमाप, इसका जो सूत्र बन गया वो हमारा क्या बन गया, अगर n भुजाओं की संख्या है और हम उसकी लंबाई को लिख रहे हैं l से, तो बन गया n गुणा l, भुजाओं की संख्या गुणा भुजा की लंबाई बराबर nl। अब हमको भुजाओं की संख्या समबाहुभुज में क्या दी गई है, भुजाओं की संख्या हमारे है, समदशभुज है, समदशभुज है तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 10 भुजाएं हो जाएंगी। तो n का मान कितना आ जाएगा, उसमें 10 आ जाएगा। और भुजा की लंबाई हमको दी गई है उसमें 5 सेमी, अर्थात L बराबर कितना दिया गया है, 5 सेमी। तो अब आपसे पूछ ले कि समदशभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा की माप 5 सेमी है। तो निकलेंगे हम परिमाप बराबर, पहले तो लिख देंगे सूत्र, पहले हिंदी में लिखना पड़ेगा आपको, भुजाओं की संख्या गुणा भुजा की लंबाई, फिर लिख देंगे ऐसे n गुणा l करके 10 गुणा 5 बराबर 50 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, उसको बीजीय व्यंजक के रूप में लिखकर। अब हम देखते हैं क्षेत्रफल के सूत्र किस प्रकार बना सकते हैं। जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ा था, हम जानते भी हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार और ऊंचाई को अगर हम लिखें, ध्यान दीजिए, आधार को हम लिखें b से, आधार को अंग्रेजी में बोलते हैं बेस, तो हम आधार को लिख रहे हैं किससे, b से, और ऊंचाई को बोलते हैं हाइट, तो ऊंचाई को हम लिख रहे हैं h से। अधिकांशतः हम जो हिंदी होती है उसको अंग्रेजी में करके उसका पहला शब्द का उपयोग करते हैं जब हम बीजीय व्यंजक के रूप में सूत्र को लिखते हैं। तो आधार हमने b लिख दिया, ऊंचाई h लिख दी, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या बन जाएगा, 1/2 गुणा b गुणा h। तो इस तरह से ये बन गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, 1/2 गुणा b गुणा h। अब b और h के मान अगर हमको दिए हुए हैं तो हम सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। उससे पहले लिख सकते हैं bh को गुणा करेंगे तो bh प्राप्त होगा और बटे में आ जाएगा 2। अब देखिए यदि हमको b बराबर दे रखा है 5 सेमी और जो h है वो हमको दे रखा है 4 सेमी,
तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए सूत्र हमारा क्या है, BH/2, अर्थात 5 को हम क्या करेंगे 4 से गुणा और बटे में लगा देंगे 2, तो 5 चौके 20/2, 20 में दे देंगे किसका भाग, 2 का भाग, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्षेत्रफल का सूत्र हमारा बना बीजीय व्यंजक के रूप में BH/2, बटे में 2 है तो यहां पर हमने भाग दे दिया, तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आयत का क्षेत्रफल बनाते हैं। देखिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र भी आप सब जानते हैं। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र जो जो जानते हैं वो हाथ खड़े करो। सब जानते हैं, चलो तो फिर इधर देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब अभी देखा था हमने जब परिमाप का सूत्र किया तो लंबाई को तो हम किससे लिख रहे थे, L से, चौड़ाई को किससे लिख रहे थे, B से, तो ये हो जाएगा L गुणा B, अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, LB। तो आयत का क्षेत्रफल हमको अगर प्रतीक अर्थात बीजीय व्यंजक के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, LB। अब यदि हमको दिया हुआ है L बराबर, तो दिया हुआ है हमको 8 सेमी और B बराबर दिया हुआ है 5 सेमी, तो देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 8 गुणा 5, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 40 सेंटीमीटर की घात 2, क्योंकि आप सबको ध्यान होगा सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है क्षेत्रफल का मात्रक, या मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, वर्ग लगाना जरूरी है क्षेत्रफल जब हम ज्ञात कर रहे हैं। इसी प्रकार जैसे हमने बना लिया आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे ही वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, भुजा को हमने किससे माना था, ध्यान कीजिए L से माना था, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा L स्क्वायर। तो यहां पे देखिए आप, वर्ग का क्षेत्रफल जिसको हमने लिखा था भुजा का वर्ग अर्थात भुजा स्क्वायर, तो भुजा अगर हमने L मानी तो क्या बन जाएगा उसका L स्क्वायर। अब यदि L बराबर कितना है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर अर्थात 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 सेंटीमीटर, जो हमारा मात्रक है वो लगा देना है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम जो क्षेत्रफल है उनको भी, जो हमारी राशियां होती है उनको चर मानकर उनके सूत्र निकाल सकते हैं और मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ संख्या प्रतिरूपों के लिए नियम। संख्या प्रतिरूप अर्थात हमको संख्याओं के रूप में कुछ आकृतियां दी हुई रहती है और वो आकृतियां हम उनको जोड़कर कैसे बना सकते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे यदि किसी प्राकृत संख्या को n से लिखें हम, तो यदि किसी प्राकृत संख्या को n से लिखें तो उसकी परवर्ती संख्या, तो उसकी परवर्ती का अर्थ होता है बाद वाली, ठीक बाद वाली संख्या n+1 होगी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं n+1। जैसे हमको एक प्राकृत संख्या दी गई है 5, तो n बराबर 5 है, तो इसकी जो परवर्ती होगी देखिए क्या हो जाएगी n+1। अभी बताया आपको परवर्ती ज्ञात करनी, तो n का मान संख्या है उसमें 1 जोड़ दीजिए,
तो 5 प्लस 1 बराबर 6 होगी। ऐसे आपको कोई भी संख्या दी गई हो और आपसे बोले कि इसकी परवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसमें आप एक जोड़ दीजिए और परवर्ती संख्या आ जाएगी। जैसे हमारे को दिया गया है 167, 167 की परवर्ती संख्या क्या होगी? जो बता सकते हो हाथ खड़ा करो। हाँ, आप बताइए। 168, बिल्कुल ठीक, क्योंकि 167 में हम जोड़ेंगे 1 तो प्राप्त हो जाएगा 168, अर्थात 1 6 8, इसको बोलते हैं 168। इसी प्रकार दूसरा नियम है कि यदि किसी प्राकृत संख्या को हम n से लिखें, तो यदि किसी प्राकृत संख्या को n से लिखें तो देखिए क्या होगा। तो n से लिखने पर देखिए, n से लिखें तो 2n जो होगी, 2n होगी सम संख्या और 2n प्लस 1 होगी विषम संख्या। तो यहां पे देखिए आप कि किस प्रकार हम सम और विषम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कि प्राकृत संख्या हम ले रहे हैं n, उसका प्रतीक हमने क्या ले रखा है? n। तो सम संख्या 2n, तो मान लो हमने n का मान ले लिया यहां पर 2, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 2 गुणा 2 बराबर 4। तो 4 कौन सी संख्या हो गई? सम संख्या हो गई। ऐसे ही n का मान ले लिया हमने यहां पर 23, तो 2 गुणा 23 बराबर 23 दूनी 46, ये भी क्या हो गई? सम संख्या। तो इस तरह से आप कोई भी सम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। n का मान आप रखिए तो आपको क्या ज्ञात हो जाएगी? सम संख्या। तो प्रतिरूप में ध्यान रखना है। ऐसे ही विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए क्या करना है? यदि n बराबर हमको दिया हुआ है 1, तो देखिए 2 गुणा 1, विषम संख्या के लिए सूत्र हमारा क्या है? 2n प्लस 1। तो n की जगह कितना रख रहे हैं? 1, तो 2 गुणा 1 प्लस 1, 2 एकम 2 प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 3। अब 3 कौन सी संख्या है? विषम संख्या। एक और उदाहरण लेते हैं। n का मान रख दिया हमने, मान लो यहां पर 29, तो 2 गुणा 29 प्लस 1, 29 दूनी 58 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 59। 59 भी क्या है? एक विषम संख्या। तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1 3 5 7 9 होता है वो कहलाती है विषम संख्याएं। अब ये देखिए आप 2n है यहाँ पर, 2n तो क्या होती है? सम संख्या होती है। लेकिन अगर सम संख्या में अगर अपन 1 जोड़ दें तो क्या प्राप्त हो जाएगी? विषम संख्या। तो इस तरह से अपना नियम भी बन गया कि सम संख्या में अगर आप 1 जोड़ दो तो प्राप्त हो जाएगी हमको विषम संख्या। या विषम संख्या का जो सूत्र है उसमें से हम 1 घटा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारे संख्या प्रतिरूपों को लिखने के लिए नियम है। अब देखिए कि हमको कुछ आकार दिए गए हैं, उसके आधारभूत आकार को लेकर हमको उसी पैटर्न के आगे बनाने हैं आकार। जैसे ये देखिए, ये हमको एक आकार दिया गया, आपको लग रहा होगा ये आकार पी की तरह का है। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 रेखाखंडों का उपयोग किया गया है। इसके बाद इसी तरह का एक और आकार है बिल्कुल इससे जुड़ता हुआ। इसमें देखिए 9 रेखाखंडों का उपयोग किया गया है। अब और हम बनाते हैं।
अब इसमें देखिए कितने रेखाखंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें हो गए हमारे। देखिए ढंग से देखिए वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुल मिला के होगा। यहाँ पे देखिए रेखाखंड हमारे जो हमको ध्यान रखना है यहाँ पर 13 रेखाखंड। तो अब इस तरह से इसका हमको एक सूत्र भी बन रहा है, वो सूत्र बन रहा है कि 4n + 1, अर्थात यहां पर हम n हमारा रेखाखंड का मान ले रहे हैं हम, या n का मान हमने 1 रख दिया, तो ये आकार कब बनेगा, जब हम n का मान 1 रख देंगे। तो देखिए सूत्र हमारा क्या बन गया यहाँ पर, 4n + 1। तो n बराबर अगर हम 1 रखें तो 4 गुणा 1 + 1, 4 एकम 4 + 1 बराबर कितने रेखाखंड होंगे, 5 रेखाखंड होंगे। अब n बराबर हमने रख दिया 2 रखने पर, तो हो जाएगा 4 गुणा 2 + 1, 4 दूनी 8 + 1 बराबर हो जाएंगे 9 रेखाखंड। n का मान रख दिया हमने मान लो 3, क्योंकि 3 आपको चित्र बनाए हुए हैं, तो हो जाएगा 4 गुणा 3 + 1, 4 तिया 12 + 1 बराबर हो जाएगा 13। तो इस तरह से ये जो पैटर्न हमको दिया गया है, ये किस पैटर्न पर आधारित है कि 4n + 1, अर्थात 4 गुणा रेखाखंड की संख्या प्लस 1 अगर हम करते जाएं तो हमको ये पैटर्न प्राप्त होता जाएगा। अब हमको मान लो रेखाखंड है हमारे पास 20, तो देखिए n बराबर हमने रख दिया 20, तो 20 रखने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए 4 गुणा 20 + 1, तो 20 चौके 80 + 1 बराबर 81। तो अर्थात हम n का मान अगर रख दें 20, तो हमें कितने रेखाखंड प्राप्त हो जाएंगे, 81 रेखाखंड प्राप्त होंगे, ऐसे जो इस तरह से क्रम में जमे हुए होंगे। तो इस तरह से हमको आकृति के आगे उनमें रेखाखंडों की संख्या और उसके नीचे जो उसका प्रतिरूप का जो सूत्र है हमारा, वो व्यंजक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, व्यंजक, वो हमको दिया गया है। अब पिछले में तो हमको आकृति दी हुई थी, मान लीजिए अब हमको कोई भी आकृति नहीं दी हुई है, लेकिन एक पैटर्न दे दिया हमको ऐसे, जिसमें संख्याएं 3 6 9 12। तो इसका हम सूत्र किस प्रकार बना सकते हैं, देखिए ये हमने क्या किया, 3 गुणा 1, इसमें हम कर रहे हैं 3 गुणा 2, इसमें कर रहे हैं हम 3 गुणा 3, इसमें कर रहे हैं 3 गुणा 4, अर्थात ये जो सब नंबर हैं ये 3 के गुणज हैं। तो यहाँ पर ये अगर हम बदल दें तो हमारे को अगला पद प्राप्त होता जा रहा है, और ये क्रम से बदल रहे, देखिए 1 2 3 4। तो इस तरह से यहाँ हमारा इसका जो सूत्र बन रहा है वो व्यंजक बन रहा है 3n, अर्थात n का मान हमने 1 रखा तो ये प्राप्त हो गया, n का मान हमने रखा 2 तो ये प्राप्त हो गया, n का मान रखा 4 तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो अर्थात चौथा पद ज्ञात करना है तो 12 रख दिया। मान लीजिए हमको 50वां पद ज्ञात करना है, 50वां पद, तो n बराबर कितना रख देंगे, 50 रख देंगे। तो देखिए 50वां पद कितना हो जाएगा, 3 गुणा 50, क्योंकि सब 3 के गुणज है, तो 50 तिया 150। तो इस तरह से 50वां पद हो गया 150। तो इस तरह से बस आपको पहचान करनी है कि जो पैटर्न दिया गया है वो किसी का गुणज है, या उसमें कोई समान अंतर चल रहा है, या उसमें कुछ संख्या जोड़नी पड़ रही है हमको, या कुछ घटानी पड़ रही है। इस तरह से पैटर्न आपको दिए जा सकते हैं। अब जैसे इसमें ही आपको ज्ञात करना है 75वां पद, तो n बराबर कितना लिख देंगे,
75 रख देंगे। तो 3 गुणा 75, 75 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 225। तो इस तरह से ये एक संख्या पैटर्न है, इसको हम क्या बोलते हैं? संख्या पैटर्न। जो इससे पहले किया वो था प्रतिरूप पैटर्न, उसमें हमको प्रतिरूप की सहायता से हमने संख्या निकाली और फिर अगला प्रतिरूप मालूम कर लिया कि उसमें कितने रेखाखंडों का उपयोग होगा। एक उदाहरण हम और लेते हैं, देखिए जैसे 5, अब देखिए यहां पर किससे गुणज चल रहे हैं सभी? ध्यान आ गया आप सबको? किससे गुणज चल रहे हैं? 5 के गुणज। तो देखिए 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, 5 गुणा 4। तो इस तरह से हमारा जो व्यंजक प्राप्त हो गया वो क्या बन जाएगा? यहाँ पर 5n। अब हम n का मान कुछ भी रख के इसमें कोई सा भी अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पर ज्ञात करना है 51वां पद, तो n बराबर कितना रख देंगे? 51। तो देखिए क्या प्राप्त होता है, बराबर, अब 5 का गुणा, इसलिए 5 गुणा 51, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। तो इस तरह से ये जो हमको प्रतिरूप दिया गया है इसका 51वां पद, हमने ये फॉर्मूला बना दिया, सूत्र बना दिया, उसमें मान रखा और ज्ञात हो गया। अब देखिए ज्यामिति में हम पैटर्न किस प्रकार बता सकते हैं। n भुजा वाले किसी बहुभुज के एक शीर्ष से हम कुल n-3 विकर्ण खींच सकते हैं। ये हमने एक सूत्र बना लिया। अब एक सूत्र की जांच कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज में हमने एक शीर्ष ले लिया। चतुर्भुज में हम सब जानते हैं कि ये आकृति जो होती है वो होती है चतुर्भुज की। अब इसके एक शीर्ष से हम एक ही विकर्ण खींच सकते हैं। तो हमारा ये नियम क्या कहता है कि एक शीर्ष से हम कुल n-3 विकर्ण खींच सकते हैं। तो देखिए एक शीर्ष से विकर्ण n की जगह हम लिख देंगे 4, क्योंकि चतुर्भुज है। 4-3 बराबर कितना आ गया? विकर्णों की संख्या 1 आ गई। ये चतुर्भुज है यहाँ पर। अब मान लो हमने ले लिया षटभुज। षटभुज अर्थात जिसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 6 भुजाएं होती हैं। तो देखिए ये आकृति है षटभुज की। अब इसमें देखिए हम कितने विकर्ण खींच सकते हैं। ये शीर्ष हमने ले लिया, पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण और ये तीसरा विकर्ण। अर्थात षटभुज में हम एक शीर्ष से 3 विकर्ण खींच सकते हैं। अब देखिए जांच करते हैं। यहाँ पर षटभुज में एक शीर्ष से विकर्ण, तो इसका भी हमारा सूत्र यही है, एक शीर्ष से विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी हो तो n-3। तो षट है अर्थात n बराबर कितना लिखेंगे? 6। तो पहले सूत्र लिख दीजिए, फिर 6-3 बराबर 3। तो कितना प्राप्त हो गया? षटभुज में एक शीर्ष से विकर्णों की संख्या प्राप्त हो गई 3, और ये इसका चित्र बना हुआ है। इस तरह से हमने ये सूत्र प्राप्त किया। पहले हमने चित्र बनाया, उससे विकर्ण खींच के देखे, फिर ये पैटर्न हमारा उससे ज्ञात हुआ है और जिससे हमको ये व्यंजक सूत्र वाला प्राप्त हुआ। तो हमारा आज का जो सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। आज के सेशन में हमने संख्याओं के प्रतिरूप, आकृतियों के प्रतिरूप पर आधारित उदाहरण किए और उनके सूत्र बनाए, उनके व्यंजक बनाए। अगले में हम इसी पर आधारित प्रश्नावली को हल करेंगे।